हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की एनाटॉमी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं यूरिनरी सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था किडनी और उसके कार्यों के बारे में। वो लेक्चर यदि आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे नेफ्रॉन्स की एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी को आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा और आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर दोनों लेक्चर हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। तो यूरिनरी सिस्टम क्या है? मूत्र प्रणाली जो है वो रक्त संरचना, उसकी पीएच, उसकी मात्रा और रक्त के प्रेशर में, रक्तचाप में परिवर्तन करके होम्योस्टेसिस कायम करती है हमारी बॉडी में। रक्त परिसंचरण को बनाए रखना, वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो फॉरेन मटेरियल है उनको बाहर निकालना और हॉर्मोन्स का उत्पादन करना, ये भी हमारे यूरिनरी सिस्टम के कार्य हैं। मूत्र प्रणाली में दो गुर्दे, दो मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग या यूरिथ्रा होते हैं। आज की क्लास में हम नेफ्रॉन्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी करने वाले हैं। नेफ्रॉन्स क्या हैं? नेफ्रॉन्स बहुत छोटी संरचनाएं हैं और ये गुर्दे की क्रियात्मक इकाइयां हैं, यानी ये फंक्शनल यूनिट है, काम करती हैं बहुत ज्यादा। प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। एक होता है वृक्क कोशिका या रीनल कॉर्पसल और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। कॉर्पसल में फिल्ट्रेशन होता है और ट्यूब्यूल्स में जो फिल्टर्ड पार्ट है वो प्रवाहित होता है। अब देखते हैं कि रीनल कॉर्पसल क्या है। रीनल कॉर्पसल वो पार्ट है ये वाला, ट्यूब के शुरू होने से पहले। इसमें मेन दो चीजें आती हैं, एक तो ग्लोमेरुलस और एक ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस रक्त वाहिकाओं का, केशिकाओं का, कैपिलरीज का एक नेटवर्क है और जो बोमेन्स कैप्सूल है वो इसके चारों तरफ एक कप नुमा संरचना है। ग्लोमेरुलस या कैपिलरी नेटवर्क से फिल्ट्रेशन होता है जो इस बोमेन्स कैप्सूल में कलेक्ट किया जाता है और बाद में वो ट्यूब्यूल्स में चला जाता है। ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस का निर्माण एफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा किया जाता है। एफरेंट आर्टेरियोल क्या है कि वो आर्टरी का पार्ट जो बोमेन्स कैप्सूल में एंटर करता है और एंटर करने के बाद छोटी छोटी केशिकाओं में, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है और एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाता है। इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को ही हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब बाद में ये जो कैपिलरीज हैं आपस में जुड़कर एक एफरेंट आर्टेरियोल बनाती हैं जो ब्लड को कैप्सूल से बाहर लेकर जाता है। तो एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड को लेके आएगा बोमेन्स कैप्सूल में और इफरेंट आर्टेरियोल जो इसको लेकर बाहर वापस जाएगी। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा होता है इफरेंट आर्टेरियोल के बजाय। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा और उस प्रेशर के कारण ही जो फिल्ट्रेशन है वो पॉसिबल होता है, इंक्रीज होता है। अब है ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ग्लोमेरुलर कैप्सूल एक कप नुमा संरचना है जो ग्लोमेरुलस को होल्ड करती है, उसको कवर करती है। इसके दो लेयर्स होती हैं, विसरल लेयर एंड पेराइटल लेयर। जो विसरल लेयर है वो स्पेशल सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। और वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि उनमें पोडियम्स होते हैं, इसलिए इनको पोडोसाइट्स बोला जाता है। और जो पेराइटल लेयर है उसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है जो ये बाहरी लेयर बनाती है। उसके बाद आता है कि जो फिल्ट्रेशन है वो कैसे हो, कहाँ होता है। तो ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ से फिल्ट्रेट पार्ट बोमेन्स स्पेस में आता है। बोमेन्स स्पेस क्या है? ये जो जगह है पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में, इसे हम बोमेन्स स्पेस या ग्लोमेरुलर कैप्सुलर स्पेस कहते हैं। इसमें फिल्ट्रेट आ जाता है, जो छनित पार्ट है वो आ जाता है। यहाँ से आगे ये रीनल ट्यूब्यूल्स में चला जाता है। रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो मुख्य रूप से तीन पार्ट से मिलकर बनी होती हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से लेकर ये एक लूप है यू शेप्ड, ये लूप ऑफ हेनले, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो बाद में कलेक्टिंग डक्ट में
अपना जो फिल्ट्रेट पार्ट है या यूरिन है उसको डालता है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है? बोमेन्स कैप्सूल से जो भी क्षनित तरल है वो समीपस्थ नलिका में आता है, जिसको हम प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। नेफ्रॉन के इस पार्ट में स्क्वेमस सेल कोशिकाओं की तरह बहुत ही बारीक जो लेयर होती है, और बट उसके अंदर माइक्रोविलाई होते हैं। अब माइक्रोविलाई होंगे तो इसका मतलब वो एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं, तो वहां पर सरफेस एरिया बढ़ता है जिससे एब्जॉर्प्शन का काम शुरू होता है। माइक्रोविलाई बनाने वाली जो मेम्ब्रेन है उसमें कई सोडियम पंप्स होते हैं, यानी जहां से सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। नलिका के इसी भाग में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से नमक यानी सोडियम, पानी और ग्लूकोज का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद है लूप ऑफ हेनले। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाद में लूप बनता है जिसे हेनले का लूप कहते हैं। हेनले का लूप या लूप ऑफ हेनले नलिका का वह पार्ट है जो कोर्टेक्स से, यानी जो अभी तक का पार्ट था वो कोर्टेक्स में था, और ये जो लूप है वो मेडुला के अंदर आ जाता है। किडनी का जो मेडुला पार्ट है उसमें आ जाता है। जो अवरोही या जो नीचे की ओर जाता हुआ इसका लूप का एंड है, जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग पार्ट, वो नीचे की मेडुला की तरफ जाता है, और असेंडिंग पार्ट वापस कोर्टेक्स में आ जाता है। हेनले के लूप का अवरोही और आरोही दो एंड्स में डिवाइड किया जाता है। हेनले का जो आरोही या ऊपर जाने वाला लूप है वो मोटा होता है, और जो नीचे जाने वाला लूप है वो पतला होता है। हेनले का अवरोही लूप सोल्यूबल के लिए अपेक्षाकृत अभेद है, यानी जो सोल्यूबल है वो अंदर नहीं एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन पानी के लिए पारगम्य है, जिससे ट्यूबुलर द्रव कैसा हो जाता है? हाइपरटोनिक। हेनले का जो आरोही लूप है यानी जो असेंडिंग लूप है उसमें और जो कुछ पार्ट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का है वो पानी के लिए अभेद है, मतलब वो परमिएबल नहीं है पानी के लिए। बट जो सोल्यूबल्स हैं सोडियम और क्लोराइड आयन ये सक्रिय रूप से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो ट्यूबुलर द्रव है वो हाइपोटोनिक हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सा लूप का कौन सा पार्ट है जिसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है और कौन से में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो अब ये क्लियर आपके पास होना चाहिए। ये असेंडिंग में हाइपरटोनिक और जो असेंडिंग में हाइपोटोनिक और डिसेंडिंग में हाइपरटोनिक। क्लियर? उसके बाद आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हेनले के लूप का जो आरोही भाग है यानी जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में प्रवेश करता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्यूबॉइडल कोशिकाएं होती हैं। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अतिरिक्त कैल्शियम आयनों को बाहर निकाल देती है, और कैल्शियम आयनों को नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस खंड में मूत्र की या जो यूरिन की अंतिम सांद्रता या अंतिम कंसंट्रेशन बनती है, बट वो डिपेंड करती है हार्मोन पर। कौन सा हार्मोन? एडीएच पर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यदि एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज्यादा है तो डिस्टल जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट है ये दोनों पानी के लिए पारगम्य हो जाती हैं, अर्थात यहाँ से पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है। कलेक्टिंग ट्यूब जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो बाद में कलेक्टिंग डक्ट में आती है। कई कलेक्टिंग डक्ट एक बड़ी प्रणाली में परिवर्तित हो जाती हैं जिन्हें पेपिलरी नलिकाएं कहती हैं, और ये माइनर कैलिक्स में चली जाती हैं। यहाँ से जो फिल्टर्ड फ्लूइड है जो अब यूरिन का रूप ले चुका है वह वृक्क की या जो किडनी है उसकी पेल्विस में आता है, और अंतिम चरण में सोडियम और जो वाटर है उसको फिर से अवशोषित किया जा सकता है। बट वो डिपेंड करता है कि यदि व्यक्ति डिहाइड्रेटेड है तो वो एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी ये जो प्रक्रिया है ये होती कैसी है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मूत्र निर्माण या वेस्ट जो एक्सक्रीशन है उसमें तीन महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं: फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। सबसे पहले हम देखेंगे फिल्ट्रेशन क्या है। यह ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल की जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके माध्यम से होता है। पानी और अन्य छोटे जो अणु हैं वो इसमें से क्रॉस हो जाते हैं, और जो स्पेस है
कैप्सूलर उसमें आ जाते हैं। हालांकि बाद में कुछ रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन ये फिल्टर नहीं होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट काफी प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है। जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में है उसकी कंपोजिशन प्लाज्मा के समान ही होती है, केवल उसमें आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते, यानी सेल्स, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन, इनको छोड़ के बाकी सारी कंपोजिशन सेम होती है जो फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेशन इसलिए होता है क्योंकि जो प्रेशर है ग्लोमेरुलस के अंदर और जो कैप्सूल है उसके अंदर, फिल्ट्रेट पार्ट में, दोनों में कंसंट्रेशन में और प्रेशर में डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस के कारण फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। यदि हम देखें कि ये जो प्रेशर है वो डिफरेंस कितना है, तो 3 प्रकार के यहाँ प्रेशर काम करते हैं। सबसे पहले जो कैपिलरीज का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ग्लोमेरुलस का, वो देखते हैं, वो 55 mm of Hg होता है। और जो फिल्ट्रेट पार्ट है जो कैप्सूल के अंदर है, जो छना हुआ है, उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 15 mm of Hg होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इसी प्रकार जो कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो भी जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है कैपिलरीज का उसके अगेंस्ट काम करता है। तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आएगा वो 10 mm of Hg आएगा। ठीक है, तो 55 में से हम लेस कर देते हैं 30 mm of Hg जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और 15 mm of Hg जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है फिल्ट्रेट का। तो जो नेट अपना प्रेशर होगा फिल्ट्रेशन का वो 10 mm of Hg होगा। तो ये भी एक कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेट फिल्ट्रेशन जो प्रेशर है वो कितना होगा। प्रत्येक मिनट में दोनों किडनी जितना फिल्ट्रेट बनाती हैं उसे हम ग्लोमेरुलर स्पंदन दर या जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में जीएफआर लगभग 125 मिलीलीटर ml प्रति मिनट होता है, अर्थात दोनों किडनी प्रत्येक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट निकालती हैं। बट लगभग सारा फिल्ट्रेट ये फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है और केवल 1% यानी 1 से 1.5 लीटर यूरिन के रूप में एक्सक्रीट होता है। तो यानी इसका मतलब किडनी को बहुत काम करना है, छानना भी है, रीएब्जॉर्ब भी करना है। जो ये यूरिन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन और उसकी मात्रा डिपेंड करती है कि कितना ट्यूबुलर जो रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब सेकंड पार्ट है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। रक्त में जो फिल्ट्रेट है उससे अधिकांश रीएब्जॉर्प्शन प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाता है, जिसकी दीवारें अवशोषण के लिए रेडी होती हैं क्योंकि उनमें माइक्रोविलाई होती है, सरफेस एरिया उसका बढ़ा हुआ होता है और जो भी शरीर के लिए आवश्यक सामग्री है, मटेरियल है, वो सारा का सारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसमें पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, ये सब शामिल है। ज्यादातर जो रीएब्जॉर्प्शन है वो निष्क्रिय होता है, बट कुछ सक्रिय रूप से भी या एक्टिव जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके द्वारा भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। केवल 60 से 70% फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के लूप तक पहुंचता है, यानी 30 से 40% एब्जॉर्ब हो जाता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब जो लूप में आया है वो भी काफी रीएब्जॉर्ब होता है, स्पेशली जो हमारे पास आया था जो 60 और 70% फिल्ट्रेट आया है वो और रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और जो मूल जो प्लाज्मा वहां पर फिल्ट्रेट हुआ था उसका 15 से 20% ही डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचता है। और अब जो इसकी संरचना है वो काफी चेंज हो चुकी होती है यूरिन की। ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, विशेष रूप से सोडियम। इसलिए जो अब कलेक्टिंग डक्ट में जो लिक्विड प्रवेश करेगा वो यूरिन के जैसा ही होगा, यूरिन ही होगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर शरीर को पानी की जरूरत है तो कलेक्टिंग डक्ट से भी पानी बाद में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, अदरवाइज वो सारा का सारा यूरिन के रूप में आगे चला जाता है। जो स्क्वेमस सेल मेम्ब्रेन है वहां पर सक्रिय परिवहन होता है और उसके लिए रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है, क्योंकि इन पदार्थों को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ हमें एब्जॉर्ब करना होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड आदि। नेफ्रॉन में साइट के आधार पर
कि किस जगह पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए दोनों प्रकार के एब्जॉर्प्शन होते हैं, पैसिव और एक्टिव। ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है उसमें से ज़्यादातर जैसे ग्लूकोज और एमिनो एसिड ये यूरिन में दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि इनका कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन इनका रीएब्जॉर्प्शन न के बराबर होता है, इसलिए ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिन के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। कुछ मामलों में जो रीएब्जॉर्प्शन या पुनर्संयोजन है वो हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन। यह हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और थायराइड ग्लैंड के कैल्सिटोनिन हार्मोन के साथ मिलकर डिस्टल जो ट्यूब्यूल हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहां से कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को नियंत्रित करते हैं। कौन? पैराथायरॉयड हार्मोन। दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे एडीएच के रूप में भी जानते हैं। यह पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पोस्टीरियर लोब है वहां से सीक्रेट होता है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड नलिकाओं और कलेक्टिंग डक्ट की परमिएबिलिटी बढ़ाता है, जिससे पानी का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो एडीएच पानी के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन, यह एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन सोडियम और पानी के अवशोषण को बढ़ाता है और पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। एट्रियल न्यूट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जिसे एएनपी के रूप में भी जाना जाता है, इस हार्मोन को एट्रियम की जो दीवारें हैं, हार्ट के एट्रियम की दीवारें, वो सीक्रेट करती हैं। और क्यों सीक्रेट करती हैं? कि जब एट्रियम में प्रेशर बढ़ जाता है यानी ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो वो सीक्रेट किया जाता है, और ये प्रोक्सिमल नलिकाओं में और कलेक्टिंग डक्ट के से और जो सोडियम और पानी का रीएब्जॉर्प्शन है वो कम करता है ताकि ब्लड प्रेशर कम हो सके, वॉल्यूम कम हो सके। सीक्रेशन, लास्ट प्रोसेस इसका है सीक्रेशन। जब फिल्ट्रेशन होता है तो वो कहाँ से होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर, और ज्यादातर जो पदार्थ है वो शरीर से निकाल दिए जाते हैं, बट कुछ पदार्थ जैसे ड्रग्स, पेनिसिलिन, एस्प्रिन या आदि फिल्ट्रेशन के द्वारा क्लियर नहीं हो पाते हैं क्योंकि रक्त कम समय में वहां रहता है। तो ऐसे पदार्थों को बाहर निकालने के लिए सीक्रेशन होता है, और ये कहाँ होता है? जो पेरी ट्यूबुलर केशिकाएं हैं, यानी जो ट्यूब्स हैं उनके चारों तरफ भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वहां से वो सीक्रेशन कर दिया जाता है, और यहीं से ही कुछ हाइड्रोजन आयनों का सीक्रेशन भी किया जाता है ताकि रक्त में पीएच की मात्रा को बराबर रखा जा सके। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है जिसपे कई बार शॉर्ट नोट आ सकता है, रेनिन एंजियोटेंजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्या है? रेनिन एंजियोटेंजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्चुअली सोडियम्स के रीएब्जॉर्प्शन के लिए, आयनों के रीएब्जॉर्प्शन के लिए काम में आता है। सोडियम यूरिन का एक सामान्य घटक है, बट इसकी जो उत्सर्जित मात्रा है वो डिपेंड होती है एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। नेफ्रॉन के जो एफरेंट आर्टेरियोल कोशिकाएं हैं वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन से जब रक्त में जो उसका वॉल्यूम कम होता है या आर्टेरियल प्रेशर कम होता है तो एक एंजाइम सीक्रेट करती हैं जिसका नाम है रेनिन। यह रेनिन प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंजिनोजन जो लीवर में बना है उसको एंजियोटेंजिन 1 में कन्वर्ट कर देती है। अब जो एंजियोटेंजिन जो 1 है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंजिन 2 में, किसकी प्रेजेंस में? एस हार्मोन, एस एंजाइम के कारण। और एस एंजाइम कहाँ से आता है? एस एंजाइम आता है कुछ टिश्यूज में बनता है, जैसे लंग्स में, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में और कुछ अदर टिश्यूज में। तो अब ये जो एस एंजाइम है ये एंजियोटेंजिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंजिन 2 में, और एंजियोटेंजिन 2 एक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में काम करता है जो बीपी को वापस इंक्रीज कर देता है। इसी प्रकार रेनिन और जो रक्त का जो पोटेशियम का स्तर है वो भी एल्डोस्टेरोन को स्रावित करने के लिए अधिवृक्क ग्रंथि को, एड्रिनल ग्लैंड को प्रेरित करता है। पानी को सोडियम के साथ पुनः एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि रक्त में वो मात्रा, रक्त का वॉल्यूम बढ़ जाए, और इसकी जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है उसके कारण रेनिन का स्राव भी फिर कम हो जाता है। जब सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो पोटेशियम का
उत्सर्जन बढ़ जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से इसे हम जो इंट्रासेलुलर पोटेशियम है वो भी कम हो जाता है। तो ये जो सारा सिस्टम है इसे हम रेनिन एंजियोटेंजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल माय स्टूडेंट्स सपोर्ट सिस्टम को सब्सक्राइब कीजिए। आप लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए फेसबुक पेज माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को लाइक कर सकते हैं। अपने नोट्स बनाने के लिए ब्लॉगर विजिट करें mynursingsstudents.blogspot.com। वहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। और आप फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।